Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is solar radiation, heat balance or heat budget, or we can say and temperature. That means जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि नाम बहुत कुछ कहता है, name says a lot. That means simply in this chapter we will try to understand the meaning of solar radiation and its impact on our earth. At the same time heat balance, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम हीट रिसीव करते हैं सोलर रेडिएशन सन से, रेडिएशन के फॉर्म में, तो किस तरीके से आज तक हमारा अर्थ एक चलता हुआ बॉल नहीं बन पाया है, वो एक लिविंग प्लैनेट है, इसका मतलब कोई बैलेंस काम करता होगा। तो हम समझेंगे किस तरीके से दिन के समय में हमें सूर्य से जो रोशनी, जो रेडिएशन प्राप्त होता है किस पे, हमारे अर्थ पे, वो कलेक्ट करने के बाद रात में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब अब अर्थ रेडिएट करेगा उस हीट को, इसे आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। इस चैप्टर में हम समझें, ठीक है। सोलर रेडिएशन क्या हो गया? सोलर रेडिएशन सिंपली मींस द इनकमिंग रेडिएशन कमिंग इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। तो हमें एक बात समझनी होगी कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हें हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं, और जो अर्थ जो रेडिएशन रिलीज करता है लेटर, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ सोलर रेडिएशन अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपली दैट मींस द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी फ्रॉम वेयर बच्चों? द सन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें बच्चों जो एनर्जी रिसीव कर रही है हर फॉर्म की, कहां से हम रिसीव कर रहे हैं? सन से रिसीव कर रहे हैं। इट रेडिएट्स द एनर्जी बैक टू स्पेस, दैट मींस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना। I will keep adding a white light also so that you can understand in a better sense. Now, I will insert what? I will insert a white side for you. Try to understand this, what I'm trying to teach you. Just see here. Sir, this simply means, suppose this is what? This is Earth. This is Sun. ध्यान समझिएगा बच्चों, what I'm trying to teach you. This is मुस्कुराता हुआ सन। जो रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं किससे? अर्थ से। बच्चों ऑब्वियसली क्या होगी? इनकमिंग रेज हो जाएगी। इनकमिंग रेज कह लिए, सोलर रेडिएशन कह लीजिए, किस फॉर्म है बच्चों? ये शॉर्ट वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स हैं। इसे मैंने क्या टर्म दिया है? इसे मैंने टर्म दिया है सोलर रेडिएशन। ओके से समझ में आ रहा है? नाउ इससे जो प्रीवियस चैप्टर था मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से CO2 शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ से टकराने के बाद जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो वही सेम गैसेस इसके लिए ओपेक हो जाते हैं और बाहर निकलने नहीं देते हैं। लेकिन जो इस समय बच्चों ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे मैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहता हूं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। बार आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द सोलर रेडिएशन, व्हाट यू विल से? द एनर्जी वी आर रिसीविंग फ्रॉम वेयर? द एनर्जी वी आर रिसीविंग फ्रॉम सन is your terrestrial radiation. As a result, Earth is neither warm up nor does it cool down. You're cooled. Why I'm saying this? Obviously, sir, you said, आपने डायग्राम में सिखाया कि you receive energy at the same time you radiate it back also. That means there is a balance in what? In incoming and in outgoing. Try to understand this. उसके कारण से एक बैलेंस है। तो लिखा है the earth receive the energy received by the earth is termed as what? Insolation, or you can say incoming solar radiation. We have to understand this. Simply means what? Simply means this means incoming energy from the sun. This is solar radiation. ये मैंने समझा दिया आपको फर्स्ट पॉइंट। होप अगर यहां तक क्लियर है। दोनों पार्ट है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दैट मीन्स वट एवर एनर्जी is released by the earth surface, that will be terrestrial word means surface, and solar radiation here, that means all energy we are receiving from sun, simply means. Now there are two positions which is important.
सिंपली जो इस डायग्राम समझ पा रहे हैं, इस डायग्राम से सेम है, ये सन है और सन से जो अर्थ जिस एनर्जी को रिसीव कर रहा है, सोलर रेडिएशन में कह रहा हूं। दो पोजीशन समझते हैं, एक एपिहीनियल और ट्रिक के लिए ए फॉर एपिहीनियल, ए फॉर अवे। अवे मीन्स क्या होता है बच्चों? दूर जाना। ये तो होता है दूर जाना। तो इसका मतलब बच्चों समझना, सूर्य से अर्थ की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, कब होती है? 5 जुलाई को। तो इस फिनोमिना को हम, इस पोजीशन को कहते हैं एपिहीनियल। ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? एपिहीनियल। दैट मीन्स इस समय अर्थ की दूरी सन से क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और बच्चों हमने बचपन में कहानी पढ़ी है, बीरबल की खिचड़ी पढ़ी है ना? तो क्या होता है बच्चों, अगर आपको खिचड़ी याद हो अगर बीरबल की, तो एक मटका था, वो उस मटके को डिस्टेंस पे बांध दिया गया और आग लगाई गई जमीन पर। और बच्चों दूर होने के कारण से इस आग की रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच रही थी। इसका मतलब वो हीट नहीं पहुंच पा रही थी, इसके कारण वो बन नहीं पा रहा था। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है इस समय सोलर रेडिएशन कम होता है। अर्थ जो रेडिएशन रिसीव करती है नॉर्मली, उससे रेडिएशन कम रिसीव करता है अर्थ, डिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण। बच्चों बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, साथ में चलना है और समझना है इस चीज को। थोड़ा सा पेन टैब नहीं काम कर रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब अगेन पेरिहीनियल, पी फॉर पेरिहीनियल, और यू कैन से पास। हिंदी वर्ड का पास बच्चों, पास में क्या हो गया? मतलब कि करीब। बच्चों यहाँ पे देख डेट देखिए 5 जनवरी, कि आप कंपेयर करके याद कर सकें, लेकिन एक्चुअली में ये क्या डेट है? 3 जनवरी है, लेकिन आप 5 जुलाई 5 जनवरी याद कर पाए, तो इसलिए यहाँ पर है। तो क्या होगा बच्चों? पेरिहीनियल इज अ पोजिशन व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। नाउ लेट अस रीड दिस, व्हाट बुक इज ट्राइंग टू से। बुक इज ट्राइंग टू से कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ऑब्वियसली बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि बेसिक्स पता होंगे। रिवॉल्यूशन मींस बच्चों क्या हो जाएगा? कि सन है, सन के अराउंड आपका प्लैनेट दैट इज अर्थ, वो मूव कर रहा है ना? और अपने एक्सेस पे मूव करना मतलब रोटेशन हो गया, और अराउंड द सन को मूव करना। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर ये सन है और मैं मान लूं कि ये ब्लू प्लैनेट दैट इज अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये सन है, ब्लैक जो ये है मेरा, ये शैलेस, ये क्या है? ये सन है, और इसके अराउंड अगर अर्थ मूव कर रहा है तो ये रिवॉल्यूशन हो गया। और अगर ये अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स, है ना, सॉरी, ये तो सन है हमारा, ये अपने एक्सेस घूमता हो जा रहा है, इसका मतलब रिवॉल्यूशन। ये अपने यहां घूम रहा है, रिवॉल्यूशन हो गया, अपने एक्सेस पे घूम रहा है, रोटेशन हो गया। इस बात को समझिएगा, अपने एक्सेस पे स्पिन करना क्या है? रोटेशन है। और बच्चों सन के अराउंड चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन है। और इंटरेस्टिंग बात, किसी प्लैनेट को डिफाइन अगर करना है तो बच्चों ये कहना पड़ेगा कि अगर कोई प्लैनेट है तो एक फिक्स ऑर्बिटल पाथ में वो सन के अराउंड घूम रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि सर 4 जुलाई को क्या होता है? जो डिस्टेंस होती है दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर, दैट इज एपिहीनियल, जो कि दूर है ना? फारेस्ट है, फारेस्ट ईएसटी बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब बहुत सबसे मैक्सिमम दूरी होती है। बच्चों 3 जनवरी बताया मैंने अभी आपको, क्या बताया? दैट इज, ऑब्वियसली आप कंपेरिजन कर पा रहे हैं, 152 ज्यादा है, 147 कम है, दैट इज पेरिहीनियल पास। आपको ट्रिक बताया मैंने। और इस पोजीशन के कारण से क्या होगा? ऑब्वियसली कि 3 जनवरी को क्या होगा? पास में है तो आप ज्यादा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल रिसीव एज कंपेयर टू 4 जुलाई, दैट इज perihelion will receive more solar radiation, more energy. Hope you understand this. The variation in solar output does not greatly affect the daily weather. Obviously, this is not, अगर करता तो आप समझ पाते इस variation को. Because of this variation, what other factor like distribution of land and atmospheric circulation, we will try to understand this also. केवल यही चीजें काम नहीं करती हैं, सोलर रेडिएशन वेरी करता है, वो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। द वन रीजन इज शेप ऑफ द अर्थ ऑल्सो, दैट इज ज्यूइड। पिछले क्लास में हमने समझा था ज्यूइड मतलब होता है द शेप ऑफ द अर्थ। ओके सर, व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड? व्हाट यू वांट अस टू अंडरस्टैंड? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोलर रेडिएशन? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी एनर्जी हम सन से रिसीव कर रहे हैं, दैट इज सोलर रेडिएशन। सेकेंड इज द पोजिशन, डिफरेंट पोजिशन, दैट इज एपिहीनियल, पेरिहीनियल। एपी for A, that is away. The position of the earth is
मैक्सिमम और फारेस्ट फ्रॉम द सन, अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा है, दैट इज एपीहीनियल, एंड पेरीहीनियल इज क्लोज वन, है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये मैंने डायग्राम, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो नोट्स बनाइएगा वहां पे डायग्राम होना चाहिए। सर यू आर ट्राइंग ना, यू आर सेइंग कि केवल ये पोजीशन नहीं, बाकी चीजें भी रोल प्ले करती हैं। तो अगेन द नेक्स्ट हेडिंग इज वेरिएबिलिटी of insolation at the surface of the earth. The one you talk about the position, perihelion, epiheneal. So now the second is what you're trying to say. The amount and intensity of solar radiation received by the earth varies during day, obviously, seasons also. The factors are the number one factor, वो क्या है समझना सर, रोटेशन ऑफ द अर्थ। सर अभी तो आपने समझाया था कुछ ऐसा कुछ कि ये अर्थ है, किसी एक्सेस पे टिल्ट है ना। अगर अगर देखा जाए नॉर्मल, अगर ड्रॉ करें, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल है 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। क्या हो गया बच्चों, ये अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है। और आपको पता होगा रोटेशन के कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होता है। डेज मीन्स इंसोलेशन रिसीव कर रहा होगा अर्थ, नाइट मीन्स नहीं रिसीव कर रहा होगा। तो इनडायरेक्टली इसका कहना क्या है कि रोटेशन से क्या होता है बच्चों, रोटेशन से ये चीज अफेक्ट होती है। बच्चों एक मिनट वेट करना, ये ऑफ होने वाला है, तो लेट मी प्लग दिस इन चार्जिंग, है ना, वरना ये ऑफ हो जाएगा। तो इससे थोड़ी लाइटिंग कम हो जाएगी, दैट इज नॉट माई कंसर्न इवन। लेकिन लैपटॉप ऑफ हो जाएगा तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, I am trying to teach you, yes, the first point, rotation. That means actually they are trying to say रात और दिन से भी प्रभाव पड़ता है, किस पे, इंसुलेशन पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रात हो जाएगा तो आप इंसुलेशन रिसीव नहीं करेंगे, दिन होगा तो करेंगे। लेंथ ऑफ द डे, अगेन आपको पता है रिवोल्यूशन के कारण से सीजन चेंज होते हैं और लेंथ ऑफ द डे पे असर पड़ता है। ठंडियों में अगर आपने नोटिस किया हो बच्चों, दिन छोटे हो जाते हैं, दैट मीन्स इंसुलेशन का टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो लेंथ ऑफ द डे से भी डिपेंड करता है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको, चलिए इसके लिए तो आपने डायग्राम ना लिया, एक और बच्चों अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई अच्छा डायग्राम मुझे यहाँ मैंने लिया होगा अगर, चलिए नहीं ये लिया है मान लीजिए, जो हम आपको सिखा रहे थे। अगर आप देख पा रहे हो सन का ये हिस्सा रिसीव कर रहा है इंसुलेशन, ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डार्क है। तो बच्चों इसका मतलब जब ये हिस्सा रोटेट करेगा और ये हिस्सा आगे आएगा, तो इसका मतलब ये हिस्सा करेगा, ये हिस्सा नहीं करेगा, रोटेशन हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। बैक टू माई टॉपिक, अगर मैं आपको सिखाऊं लेंथ ऑफ द डे, क्या डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ऐसे बनाएंगे, एक एरो बनाइएगा और दोबारा एक छोटा एरो बनाइएगा। अगर ये डे है बच्चों, इसका मतलब इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर टाइमिंग नाइट के लिए मैक्सिमम होगा। अगर ये नाइट है तो बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं यही उल्टा कर दूं, डे को यहाँ कर दूं और नाइट को बड़ा कर दूं, तो व्हाट यू विल फील द चेंज, यू विल फील द चेंज कि सर यहाँ पर ऑब्वियसली डे था। अगर आप कंपेरिजन करें डेली लाइफ से, अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं, ज्यादा समय तक बॉईल करेंगे बच्चों, ऑब्वियसली आपका जो वाटर होगा वो ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा और वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा। कम देर तक बॉईल करेंगे तो एनर्जी कम रिसीव करेगा। सिंपली लेंथ ऑफ द डे से आप ऐसे समझ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से बच्चों ऑब्वियसली समझते होंगे कि अगर मान लीजिए अर्थ के अराउंड फॉग बन जाए और सूर्य है यहाँ पर, जब सूर्य की किरणें सरफेस तक हिट ही नहीं करेंगी तो कैसे काम चलेगा। दैट मीन्स उतनी इंसुलेशन आपका अर्थ रिसीव नहीं कर पाएगा। ट्रांसपेरेंट होना, कॉन्फ़िगरेशन कैसे बच्चों, बचपन से आप समझते होंगे कि मान लो सन है और सन के सामने डिफरेंट लैंड मास है। एक लैंड मास है जो कि नॉर्मल प्लेन है, दूसरा लैंड मास है जिसमें वाटर है, तीसरा लैंड मास है जिसमें डेजर्ट है। तो बच्चों आप समझते होंगे कि सर जो डेजर्ट का इलाका होता है उस पे अगर आप तीनों को गर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा आपका यहाँ पर डेजर्ट।
उसके बाद लैंड, उसके बाद वाटर सबसे लास्ट में। मतलब सरफेस किस चीज का बना है, इस पे भी इंसुलेशन पर प्रभाव पड़ता है बच्चों। एक और अगर बना दूं आपके लिए, आइस बना दूं, आइस क्यूब्स बना दूं कि स्नो है बच्चों, इस पे सोलर रेडिएशन आएगा तो, लेकिन मैक्सिमम चीज क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे आप एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, जिसे आप एल्बिडो इफेक्ट भी कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग कि यस, जो स्नो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि रेस को क्या करता है, मैक्सिमम रेस को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इस बात को हम समझेंगे। अगेन व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड सर, कि हमारी अर्थ जो इंसुलेशन रिसीव कर रही है दैट वेरीज ऑन दीज फैक्टर। बच्चों एक रह गया, एंगल। एंगल क्या बच्चों समझिएगा, अगर ये सरफेस है, इस पे अगर 30 डिग्री हम बनाए, वैसे इस पे नहीं, प्लेन से नहीं मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। दिस इज 30 डिग्री इंसिडेंट ऑफ रेस फ्रॉम द सन, द अदर वन इज सपोज 60 डिग्री, द अदर वन इज द अदर वन इज 90 डिग्री। बच्चों जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, इंसोलेशन इंक्रीज करेगा। एक बार और आपको समझाऊंगा, अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को, तो ध्यान दीजिएगा, सन का ये हिस्सा वर्टिकल रेस को रिसीव करेगा, मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 23 डिग्री बन रहा है, 22 डिग्री बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर रेस स्लेंट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो बच्चों यहाँ पर इंसुलेशन कम है, इसलिए पोल के पास इंसुलेशन कम है और इस एरिया के पास इंसुलेशन ज्यादा है। किस एंगल से फॉल करता है इस पे भी डिपेंड करता है। अगेन व्हाट इज द टेक अवे, रोटेशन से प्रभाव पड़ता है इंसुलेशन पे, क्योंकि दिन और रात होता है उससे। एंगल से, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा इंसुलेशन एरिया। बचपन में आपने पढ़ा ये बच्चों, किया होगा, पेपर चलाए होंगे आप लोगों ने, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों, आप लोग क्या करते हो, 90 डिग्री पे रखते हो, किरणों को एक जगह एकत्रित करते हो, तो बच्चों पेपर जल जाता है। अगर आप किसी भी एंगल से पकड़ लोगे, दूसरे एंगल से मान लो कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, पूरे दिन बैठे रहो बच्चों, पेपर नहीं चलेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसुलेशन से प्रभाव पड़ता है। लेंथ ऑफ द डे से बताया अभी, जितना बड़ा दिन उतना ज्यादा इंसुलेशन। ट्रांसपेरेंट से, जब रिसीव ही नहीं कर पाओगे अर्थ पे तो कैसी एनर्जी, ध्यान देना। उसके बाद बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार की भूमि है, इस पे भी इंसुलेशन डिपेंड करता है। समझा बच्चों, हर लाइन पे डायग्राम है, नोट्स में उसे बनाइएगा। नाउ सर समझाइए जरा सा, कि जो आप बता रहे थे कि आपका ये जो सन है और जो ये आपका अर्थ है, यू सेड कि इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल एरिया के पास ज्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं। मुझे क्या लिखा है देखो यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव एट द सरफेस कहाँ, इज मोर इन द ट्रॉपिक एरियाज। ट्रॉपिक एरियाज किसे कहते हैं बच्चों, ऑब्वियसली बच्चों ये बेसिक है तभी बता रहा हूँ बार बार। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ का जो के बीच का जो एरिया है, इसे ट्रॉपिक्स कह रहे हैं। सर यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव क्या कर रहे हैं, 320 वॉट मीटर स्क्वायर। अब अगेन बच्चों इसे पढ़ते कैसे हैं, दैट सिंपली मीन्स कोई 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप एरिया ले रहे हैं इक्वेटर का, वहां पर जो ऊर्जा रिसीव कर रहा है वो 320 वॉट की एनर्जी रिसीव कर रहा है। पोल्स पर बच्चों, पोल क्या हो गया, ये पोल हो गया और पोल ये हो गया। इस पोजीशन पे तो ये सर रिसीव नहीं कर रहा, तो समझना इस बात को, पोल्स मतलब यहां पर हो गया, यहां पर सर 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दूर है, यहाँ पर इंफ्लेशन बहुत कम है, जो रिसीव है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो कैसा बच्चों, फैल जा रहा होगा ऐसे करके, है ना। अगर घर पे करना हो बच्चों तो ध्यान देना, टॉर्च जलाना अपने हाथ पर और टॉर्च लाके देखना, वर्टिकल पकड़ोगे तो वो एनर्जी यहाँ पे एकत्रित रहेगी। अगर फैला दोगे इस तरीके से टॉर्च को हिला करके, तो आप देखोगे कि फैल जा रही है, तो वहां पे एनर्जी फैल जा रही है। इस बात को हम समझते हैं बच्चों। एक और बात ध्यान देना कि सब ट्रॉपिकल डिजर्ट रिसीव्स मैक्सिमम इंसुलेशन। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सर आपने कहा यहां पर है सब ट्रॉपिक्स, तो यहां पर है क्यों, लो लिखा है बच्चों, एज द एटमोस्फेयर इज मोर अभी तो आपने बताया सर, ट्रांसपेरेंसी मोर ट्रांसपेरेंट है। और क्योंकि यहां पर बच्चों लो प्रेशर बनता है, तो जो विंड्स है, जो एयर है वर्टिकली अपलिफ्ट करता है, तो बच्चों क्लाउड का फॉर्मेशन तो करेगा। तो बच्चों अगर इससे टकराएगी आपकी रेस, तो वो कर देगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों समझना इस चीज को। नाउ मूविंग अहेड, सर व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस,
कि इक्वेटर के पास 320 वॉट मीटर स्क्वायर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और पोल्स पे 70 वॉट मीटर स्क्वायर रिसीव कर रहे हैं। नाउ सोलर रेडिएशन अगर आप समझ गए हैं, सोलर रेडिएशन कैसे वेरी करता है, हमने उन 5 पॉइंट को समझ लिया है। सर आप बार बार कह रहे थे कि हम सूर्य से एनर्जी रिसीव करने के बाद जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो बाद में रेडिएट करता है क्या एनर्जी को? यस। तो उसकी ही जो रेडिएशन है, जो अर्थ से जो अब रेडिएशन निकलेगी बाहर की तरफ, उसे आप क्या कह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे ध्यान दो। द सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसे हम शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं, जो कि सरफेस को गर्म कर दे रहा है। तो लिखा है द अर्थ एक्ट एज रेडिएटिंग बॉडी एंड रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाट? लॉन्ग वेव्स। जो ये अर्थ वापस से वेव्स को रिलीज कर रहा है उन्हें आप लॉन्ग वेव्स कह रहे हो बच्चों, ध्यान देना, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसे हाईलाइट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स जो हम सूर्य से रिसीव कर रहे थे सोलर रेडिएशन हो गया, जो अर्थ वापस से रेडिएट बैक कर रहा है उसे हम कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस बात को समझना। और बच्चों द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट हीट टू स्पेस। हम समझेंगे कि जब अर्थ आपका रेडिएट करता है एनर्जी को, तो 34% जो एनर्जी है एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप को गर्म करने में, और बच्चों 17% जो एनर्जी है आप स्पेस में भेज देते हो। इस बात को हम समझेंगे। इसी कारण से बच्चों इनकमिंग और आउटगोइंग के कारण क्या है? दिस मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एज द अमाउंट हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज ट्रांसमिटेड टू स्पेस। जो ऊर्जा आपने रिसीव की उतना आपने भेज दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज क्या हुआ कि आपने रिसीव किया 100 रुपीज मुझसे, सर ने आपके आंसर से खुश होकर आपको 100 रुपए दिए, लेकिन आपके पास बैलेंस जीरो है। क्यों बैलेंस जीरो है? क्योंकि वही 100 रुपए आपने किसी और को दे दिए। तो जितना आपके पास इनकमिंग आया, इनकम आई, उतना आपने एक्सपेंड कर दिया। तो आपके पास ना बढ़ा ना कुछ घटा। तो जितना आपने रिसीव किया, अर्थ ने क्या किया? अगर 100 रुपए रिसीव किए सन से, तो उसने वापस से स्पेस में वो 100 रुपए दे दिए हैं। इस बात को समझिएगा। इसीलिए एक बैलेंस मेंटेन है टेम्परेचर का। ध्यान दीजिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि सर ये रिसीव किया और अब क्या होता है? अर्थ वापस से ये एनर्जी को रिलीज करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। हम ये समझेंगे इस चीज को। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे होता है सर? एटमॉस्फेयर गर्म वगैरह, तो ये वर्ड लिखे हैं बच्चों कंडक्शन। ये देखिए ध्यान से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। बच्चों 3 डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, आपके लिए बना हुआ भी है वैसे तो, समझिएगा जरा सा कि जब सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज, पता नहीं बच्चों मार्कर आज ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाँ, अर्थ एंड दिस इज शॉर्ट वेव में आपने एनर्जी रिसीव की, सोलर रेडिएशन। ध्यान में आना बच्चों, जब आपने रिसीव की तो मान लो तो ये सा गर्म हो गया, अर्थ का ये सा गर्म हो गया। तो बच्चों अगर गर्म चीज के ऊपर कोई आके बैठेगा तो कैसा लगेगा उसे? ऑब्वियसली गर्म ही लगेगा। तो मान लो एयर का ये पार्सल यहां पर आकर बैठ गया, डिपॉजिट हो गया। ऑब्वियसली एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो इसमें मत समझो कि ये मॉलिक्यूल गर्म होगा तो ऊपर मॉलिक्यूल गर्म होने लगेगा, नहीं। वो आके बैठेगा, जैसे कि होता है ना बच्चों तवा, तवे के ऊपर रोटी रखोगे तो गर्म हो जाएगी। वैसे ही बच्चों अगर इस अर्थ पे अगर एयर पार्सल बैठेगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में वार्म हो जाएगा। एयर की एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है, गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है, लाइट इन होती है। तो ये गर्म होते ही बच्चों वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ गर्म होने लगेगी। वापस जो ठंडा हवा होगा वहां आके रिप्लेस करेगा उसे। तो बच्चों ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है, ध्यान देना, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है। इसी को मैंने वर्ड दिया, दैट इज कन्वेक्शन या कन्वेक्शन करंट। और बच्चों जो ये फिजिकल कांटेक्ट में यहाँ पे आया था, जब एक्चुअली में फिजिकल कांटेक्ट में एयर आया और गर्म हुआ, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? यहां पर हुआ कंडक्शन। यहां पर क्या हुआ? कंडक्शन। और ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहां पे वर्टिकली हवा अपलिफ्ट कर रही है तो यहां हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि यहां पर तो क्या हो गई? कमी हो गई हवा की, तो यहां हो गया लो प्रेशर। और हमें पता है कि आफ्टर रीचिंग अ हाइट हमेशा हवा सिंक करती है भारी होने के बाद,
और मान लो यहां बन रहा है हाई प्रेशर, तो ये बच्चों हवा हॉरिजॉन्टली मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाई दे रहा है हवा का, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जब बच्चों हवाओं का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या है बच्चों, ध्यान देना। द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट अप द लोअर एटमॉस्फेयर, कैसे? डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये हवा का गुच्छा जो है एक्चुअल में अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया, इसीलिए गर्म हो पाया, और इस तरीके से गर्म होने को कहते हैं कंडक्शन। एक और डायग्राम मैंने आपके लिए लगाया है बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, यहां पर जो मेटल रॉड है बच्चों, आपने एक्चुअली में इस मेटल रॉड को यहां पर कांटेक्ट में लेके आए हैं, और इस कांटेक्ट में आने के बाद ही ये जो आपकी लोहे की रॉड है धीरे धीरे लाल होती आ रही है बच्चों, एनर्जी रिसीव करे कंडक्शन के कारण से। समझ में आ रहा है आप लोग को, है कि नहीं? अगर आपको एक और एग्जांपल समझना है, ठंडी के दिनों में बच्चों से ध्यान देना, आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, ठंडा ठंडा हाथ लेके आके आपके फेस पे लगाते हैं, क्योंकि आपका हाथ का टेम्परेचर और स्किन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने के कारण से बच्चों आप लोग को महसूस होता है कि ठंडक लग रही है बच्चों, लेकिन एक्चुअली में फिजिकल कांटेक्ट में आया है, तो कह रहे हो कंडक्शन हुआ यहाँ पर। अब बच्चों ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर हीट है, तो यहाँ पर हवा गर्म हो रही होगी, वर्टिकली लिफ्ट कर रही है बच्चों, कन्वेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? रेडिएशन का फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर होता है, रेडिएशन कहते हैं, यहाँ पर हम रेडिएशन नहीं बता रहे हैं। एक्चुअली में बच्चों जब कहीं से हवा कम हो जाती है, मान लो हवा यहाँ से कम हो रही है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनने के कारण आसपास की हवाएं उसे फिल करने का ट्राई करती हैं वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया बच्चों, ये वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल हवाओं को मैं एडवेक्शन कह रहा हूँ, ये आपको समझाने का मैंने ट्राई किया है। तो लिखा हुआ है, और ये कब तक फ्लो करेगा बच्चों, लिखा हुआ है दिस कंडक्शन इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी, जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसे ठंडे ऑब्जेक्ट तरफ जाती है। दिस ट्रांसफर कब तक बच्चों, जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है। जब बच्चों का टेम्परेचर समान हो जाएगा, तो फिर फ्लो ऑफ एनर्जी रुक जाएगी, है ना? जब तक आप हाथ रखोगे, एक बार आदत पड़ गई, टेम्परेचर समान हो गया, तो फिर ठंडक नहीं लगती बच्चों। समझना इस बात को। और उसके बाद समझना ये चीज कि एज द लोअर लोअर ऑफ द एटमॉस्फेयर हीटेड अप, गर्म हो जाता है, तो हवा हल्की हो जाएगी, वर्टिकली लिफ्ट करता है, इसी वर्टिकल लिफ्ट को क्या कह रहे हैं हम बच्चों, कन्वेक्शन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली थर्मो इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर नहीं होता है, ट्रोपोपॉज के बाद वहां पे डाइवर्ज करता है हवा। समझना, अगर मैं आपको एक विंड का मोमेंट बताऊं, सपोज यहाँ पर गर्माहट हो रही है, गर्माहट के कारण वर्टिकल रेज लिफ्ट कर रही हैं, लेकिन ट्रोपोपॉज पहुंचने के बाद, उसके हिट करने के बाद, अगर आप करना भी चाहें, क्या होता है बच्चों, हाथ देखना अपना, फूको, हवा हर तरफ फैल रही है, समझो कि तुम यहां से फूंक रहे हो, तो हवा अब इधर उधर फैलेगी। तो बच्चों अगर हमने ये पढ़ा है कि एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब हवा का ठंडा होना, और ठंडी हवा भारी होती है, तो वापस से सिंक करेगी, और क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है और हवा यहाँ कलेक्ट हो रही है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट होगी। एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये मूवमेंट है, ये वर्टिकल मूवमेंट ही कहला रहा है कन्वेक्शन। समझना। और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, इसे आप एडवेक्शन कह रहे हैं, ये मैंने समझाने का ट्राई किया है। होप यहां तक आप मेरे साथ हैं। अगर साथ हैं, ये वर्ड अगर समझ में आता है, तो आगे बढ़ेंगे कि सर ये हीट बजट क्या होता है। बजट समझ रहे हैं बच्चों? सर ये तो बजट ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि हमारी इतनी इनकम है और इतना एक्सपेंडिचर है और इतनी सेविंग है, सर हम ऐसे बजट करते थे। तो बच्चों इसी प्रकार का, कैसे सर समझाइए जरा सा। ये क्या है बच्चों, अगेन आपका अर्थ है बच्चों, साथ में बनाते रहिएगा डायग्राम वगैरह, और समझिएगा ये सूर्य है हमारा, जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, शॉर्ट वेव्स के द्वारा ये एनर्जी रिसीव कर रहा है हमारा अर्थ। तो सपोज जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कितना है बच्चों, 100% है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। लेकिन बच्चों सतह में पहुंचने से पहले उसे एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, लेयर के। तो आप ध्यान देना, इसी दौरान जो 35% ऑफ द एनर्जी है वो क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे? आपके बादलों से, आपके स्नो से, बर्फ से, हाँ, इन सब चीजों से वापस से
रिफ्लेक्ट हो जाती है 35%। समझो बच्चों, ये तो वही बात है सर कि पैसा हाथ में आया नहीं है अभी और 35% खर्च हो गया। और बच्चों इसी में समझना, क्योंकि आप वातावरण के थ्रू होते हुए जाओगे, 14% जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर अपने अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप को गर्म करने में एनर्जी को यूज कर लेता है। और इतनी मैथ तो हमें आती है सर कि 35 प्लस 14 दैट मीन्स 49% एनर्जी तो हमने पहले ही खर्च कर ली। इसका मतलब अर्थ ने कितना रिसीव किया? केवल 51% ऑफ द एनर्जी इज रिसीव बाय द अर्थ। अब इस 51% में से हम खर्च करेंगे। दैट मीन्स बच्चों ध्यान देना कि सर जब लॉन्ग वेव्स निकलती हैं अर्थ से, तो बार बार उन्हें आपके जो वाटर वेपर हैं, गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज हैं, वो बार बार उसे निकलने नहीं देंगे लॉन्ग वेव्स को। इसके कारण से वातावरण हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आपके पास आपने नोटिस किया हो बच्चों, इसका मतलब शॉर्ट वेव से केवल एटमॉस्फेयर 14% गर्म होता है, लेकिन लॉन्ग वेव से वातावरण हमारा 34% गर्म होता है। इसका मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा होता है। बच्चों बचा कितना? 17%। 17% ऑफ द एनर्जी जो कि स्पेस में वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी कारण बच्चों, इसी को मैंने कहा है, क्या कहा है? इसी को मैंने कहा है हीट बजट कह लो या हीट बैलेंस कह लो। तो क्या लिखा हुआ है? द surface of the earth maintain its temperature. This is because the amount of heat received by the earth in form of insolation is equally the amount of lost by the earth. इसीलिए वहां पे तापमान मेंटेन है। What they are trying to say, they are saying, suppose कि आपको 100% आपने रिसीव किया, लेकिन 35% क्या होता है बच्चों? वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। किसके कारण से? डिफरेंट फिनोमेना का। बच्चों एक वर्ड लिखा है एल्बीडो, ध्यान दो, एल्बीडो। जिन्होंने इस फिनोमेना को बताया है उनके नाम पर है। सिंपली क्या है? अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है या फिर बर्फ की कवर है, सतह है, स्नो है बच्चों, व्हाइट कलर में होता है, तो जब सरफेस पे इस लाइट गिरती है, रेडिएशन गिरता है, मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को बच्चों एल्बिडो इफेक्ट कहा गया है। हम पता है कि हाँ, हमारे अर्थ पे ऐसा होता है। बच्चों जो मैंने सिखाया आपको उसी बात को यहाँ पर वर्ड्स में लिखा गया है कि 35% चला गया, 65 बचा, जिसमें से बच्चों 14% और क्या होगा? 14% और घटा लीजिए सर आप, तो वातावरण उसे एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, है ना। और बाकी सतह तक पहुंचा, 51% पहुंचा सतह तक, जिसमें से 34% क्या होगा? आप क्या करेंगे? सोलर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ये तो पढ़ लिया हमने। 34% जो हमारा ये है वो रेडिएट जब करेगा लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तो हमारा गर्म हो जाएगा, सतह एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। देखो लिखा है बच्चों, रिमेनिंग 34 आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। और बच्चों 17% वापस से स्पेस में चला जाएगा। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। अब बच्चों जो मैंने ये बड़ी बड़ी वैल्यूज की है, इसका मैं फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता हूँ। कैसे? 34% डायरेक्टली कैसे बच्चों? 6% तो बच्चों हो गया वातावरण ने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन 9% बच्चों याद को जो वर्टिकल मूवमेंट करते हैं आप, उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती होगी कन्वेक्शन के द्वारा। और जब बच्चों एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हवाओं का चेंज होता है, तो बच्चों जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, 19% एनर्जी वहां पर यूज हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? और बच्चों 48% लिखा हुआ, 48% से हो गया सर? आपने पढ़ाया था कि 14% शॉर्ट वेव से, 34% लॉन्ग वेव से, मतलब कुल हो गया 48%। तो वही लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली इंसोलेशन से और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हुआ है। और बच्चों ध्यान दो कि इतना आपने किया और वापस से वापस भेज दिया, तो जितना आपने रिसीव किया था अर्थ के में, उतना ही वापस कर दिया। इसीलिए बच्चों तापमान बना रहता है। दिखा है दिस टर्म दैट हीट बैलेंस और हीट बजट ऑफ द अर्थ एक्सप्लेन हाउ द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर। अब बच्चों 65, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपको मैं क्लियर करता हूँ 65 लिखा क्यों है। क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, उसमें समझ लेते हैं कि अर्थ और यहां पर सन। यहां बच्चों आपने ध्यान दिया था कि 100% आ रहा था, 35% लूज किया था, तो बच्चा कितना था? 65% एटमॉस्फेयर से वहां उन्होंने लिया है। और बच्चों अगेन जब वापस से भेजने की बारी आई, तो इसी 65 में 14 यहां पर था, 34 यहां पर था, 48 हो गया, 17 आपने रिफ्लेक्ट किया था बच्चों, है ना? बोलो हाँ, है ना? तो वापस 65, तो बच्चों यही 65 दो बार लिखा हुआ है। आप ऐसे समझिए या तो वैसे समझिए, बात दोनों इक्वल है। वापस एक डायग्राम है, जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर वो समझ आता तो वो बनाइएगा। अगेन 65% को ब्रेक किया 34 में और 14 में। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? और ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया अभी
कि जो एल्बिडो फॉर एग्जांपल जो आपका क्लाउड वगैरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 27% है, समझिएगा इस चीज को। और 2% आपका स्नो इफेक्ट के कारण हमने एल्बिडो इफेक्ट अभी देखा, और बाकी वातावरण रिफ्लेक्ट करता है, यूज करता है, इसको हमने समझा है। ये 100 यूनिट आपने जो रिसीव किए थे, 100 यूनिट आपने वेस्ट भी कर दिए, मतलब वापस कर रिटर्न कर दिए, इसीलिए इसे कह रहे हैं हीट बजट कह रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो एक बार और आपके लिए मैं रिपीट करूंगा, और ये डायग्राम आपको बनाते हैं, फिर समझिएगा, और उसके बाद बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट करते रहिएगा आप लोग। क्या समझाया सर आपने? कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, हीट बजट टॉपिक है। सर ये क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है? ये अर्थ है, ये सन है। ध्यान दीजिएगा, ये सन है। सन ने क्या किया? अपने रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचाया। वो अमाउंट क्या मैंने लिया? 100 यूनिट ले लीजिए, 100% ले लीजिए। क्योंकि ये वातावरण से होकर निकलेगा बच्चों, 35% ऑफ द एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और यू कैन से स्पेस। कैसे? एल्बिडो इफेक्ट बताया। क्लाउड्स भी बच्चों टकराती हैं, और क्लाउड्स टकराने के बाद एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इन फॉर्म्स में वेस्ट हो गया। जब आप डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे निकलते हैं बच्चों, एनर्जी लॉस होगा, एटमॉस्फेयर अपने आप को गर्म करेगा, 14% एनर्जी यहां हो गई, दोनों को ऐड करोगे 51% हो गया। इसका मतलब अर्थ ने 51% एनर्जी को रिसीव किया। बाद में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जब वेव्स निकलती हैं, अगेन वातावरण को गर्म करती हैं, 34% ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी हीटेड अप एंड 17% विल बी रीचिंग टू स्पेस। आप समझ लीजिए बच्चों, सिंपली हीट बजट को यहां पर एक्सप्लेन किया है। अगर बच्चों ये समझ में आता है तो मैं मूव करूंगा वेरिएशन इन द नेट हीट बैलेंस सरफेस। बच्चों कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, कैसे सर? शेप ऑफ द अर्थ समझना इस चीज को। जो पैसेज में लिखा है हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो बच्चों ये लाइन है, लैटिट्यूड लिखा है बच्चों। अगर आप अर्थ को देखेंगे यहां पर बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड आज सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना। ये इक्वेटर है बच्चों, और ये यहाँ मान लो 90 डिग्री पोल पे है हम लोग। तो जब बच्चों आप पोल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको पता है इंसुलेशन डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस बच्चों, तो क्या होता है कि इक्वेटर के पास क्या है बच्चों? देखना, ये सॉलिड लाइन है, वो सोलर रेडिएशन है, मतलब एनर्जी आप ज्यादा रिसीव करते हैं, अराउंड 65% पढ़ा है हमने। और रिफ्लेक्ट करता है अराउंड 51% आप अर्थ से रेडिएट बैक करते हो, मतलब जितना रिसीव करते हो उससे कम आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देख पाते हैं। लेकिन यही पोल पे अगर देखेंगे बच्चों, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत कम रिसीव करते हैं। बच्चों आसान शब्दों में, अगर आप 100 रुपए इनकम कर रहे हो, खर्च 150 कर रहे हो बच्चों, आप हमेशा डेफिसिट में रहोगे। आप हमेशा डेफिसिट में रहोगे। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर क्या है, आपके पास क्या है, अधिक है, आपने कहीं 100 रुपए लगाया, रिटर्न में आपको 200 मिल रहा है, तो 100 क्या है, सरप्लस मिल रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या, अधिक है। तो बच्चों इक्वेटर के पास जो ये सोलर रेडिएशन है वो सरप्लस में है, और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास क्या है, डेफिसिट में है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है बच्चों कि द इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस जगह से जगह वैरी करता है ना। सरप्लस कहीं पर है, कहीं पर डेफिसिट है। सरप्लस कहां पे बात कर रहे हैं बच्चों? 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ पे बात कर रहे हैं सरप्लस की। डेफिसिट कहां पर, कमी कहां पर है? पोल्स में बात कर रहे हैं। होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ कि सर ये किन किन बातों पर फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन? टेम्परेचर बेसिकली है क्या बच्चों? मेजरमेंट है किसी स्थान का, किसी ऑब्जेक्ट का, कितना गर्म कितना ठंडा उस टेम्परेचर का होगे। बच्चों लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, अभी मैंने बताया आपको लैटिट्यूड क्या हो गई। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हैं, इन्हें आप लैटिट्यूड्स कह रहे हो। तो सिंपली क्या बच्चों, क्या हो गया कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इसका मतलब लैटिट्यूड इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, इंसुलेशन कम हो जाएगा, तो तापमान में कमी आएगी बच्चों। यही लिखा हुआ है, द प्लेस, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंडिंग ऑन द सोलर रेडिएशन। और हमें पता है कि इंसुलेशन वैरी करता है लैटिट्यूड से। जब आप जाते हो पोल की तरफ तो आप इंसुलेशन कम रिसीव करते हो, इसके वजह से होता है। एल्टीट्यूड के कारण क्यों बच्चों? हमने पिछले क्लासेस में सीखा है कि सर एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। कैसे बच्चों? ध्यान देना,
कि जो अर्थ का सरफेस होता है वहां पर ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर, ये सभी फास्ट में होते हैं, डस्ट पार्टिकल एंड ऑल, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे जैसे बच्चों ये ऊंचाई बढ़ती जाती है इनकी कमी आने लगती है। तो बच्चों जो लोग हीट को रोकते हैं वो यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब सरफेस के पास ज्यादा तापमान होगा, और सरफेस के जितने ऊपर जाओगे तापमान कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो लोग हीट को ट्रैप करते हैं वही एब्सेंट है। अगर कोई आपसे कहे कि एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये बात सही है। एक और टर्म सिखाऊंगा आपको, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, इसमें बच्चों 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हो किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो देयर विल बी लैप्स ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइंस, नॉर्मल कहते हैं इसे। लैप्स दैट मीन्स गैप, और रेट मतलब इस रेट से कमी देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, या फिर वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो लिखा है बच्चों ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर पे 6.5 का आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बहुत आसान है बच्चों। ये लैंड है, ये वाटर बॉडी है, और हमें पता है कि बच्चों सूर्य से जो किरण निकलती है लैंड को ज्यादा गर्म करती है, और सी को लेट तक गर्म करती है। बच्चों पानी की करेंसी है, लेट में गर्म होगा, लेट में ठंडा होगा। तो दिन में क्या होता है बच्चों, जो एरिया सी के पास होता है, गर्म होने के कारण से यहाँ पे वर्टिकल हवाएं मूव करती हैं, इसके कारण से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। क्योंकि एज एज कंपेयर टू लैंड ये ठंडा है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है। तो आपने देखा होगा गोवा वगैरह के बीचेस में क्या होता है बच्चों, लोग जाते हैं समुद्र के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिन में यहाँ पर ठंडी हवा किधर से आई, समुद्र से आएंगी। और अगर आपके बड़े बाल हैं बच्चों, तो आपके बाल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि हवा इस तरफ से आ रही है। यही बात अगर बच्चों रात में बात करें, सेम बात अगर करें कि सर लैंड का एरिया है और ये वाटर बॉडी है, और हो गई है रात। अब क्योंकि लैंड ठंडा हो गया होगा, हाई प्रेशर का एरिया है, सी गर्म होगा, वाटर ऊपर के एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ रेस करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर है। इस समय हवा यहां से फॉल करेगी। अगर आप यहाँ पर हैं, अभी भी घर नहीं गए हैं, इस समय आपकी हवा की डायरेक्शन ये हो जाएगी कि हवा लैंड से सी की तरफ आ रही है। बच्चों ध्यान देना, ज्योग्राफी में रूल है, हवा जिस तरफ से आएगी नाम उधर ही रखेंगे। हवा यहाँ सी से आ रही है, इसे कहते हैं सी ब्रिज। हवा लैंड से आ रही है, इसे कहते हैं लैंड ब्रिज कहते हैं। आसान हो गया आपके लिए, समझ आ रहा बच्चों? हमेशा ज्योग्राफी का रूल है, हवा जिस दिशा से आएगी, फॉर एग्जाम्पल हवा अगर वेस्ट से आ रही है तो आप कहोगे वेस्टर्लीज, हवा ईस्ट से आ रही है ईस्टर्लीज। हवा जमीन से आ रही है लैंड ब्रिज, हवा सी से आ रही है सी ब्रिज। हवा अगर माउंटेन से आ रही है माउंटेन ब्रिज, हवा वैली से आ रही है वैली ब्रिज। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सर डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है बच्चों। इसीलिए गोवा मुंबई के जो एरियाज हैं वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि उनके पास क्या है बच्चों, समुद्र के पास है। इससे तय होता है कि कैसा टेम्परेचर रहेगा। होप आप लोग यहां तक मेरे साथ में हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर आपने कभी नोटिस किया हो एलिनो इफेक्ट या साउदर्न ऑस्सिलेशन को अगर नोटिस किया हो, क्या होता है बच्चों, वाटर बॉडीज के ऊपर जब हवाएं मूव करती हैं तो ये पानी को लेके जाती हैं और पानी में अपना कैरेक्टरिस्टिक छोड़ देती हैं। ऑब्वियसली बच्चों, अगर कोई गर्म पानी का बॉडी सरफेस तक पहुंचेगा, ऑब्वियसली वार्म वहां पर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, कोल्ड आएगा कोल्ड एटमॉस्फेयर हो जाएगा। वार्म का अलग बात, अलग फायदा है कि अगर वहां पे वार्म आता है तो कुछ देर बाद वहां पे बारिश के चांसेस है, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, दिस ऑल्सो डू अफेक्ट कि अगर वार्म करंट आ रही है तो दिस विल इंक्रीज द टेम्परेचर, कोल्ड अगर करंट आ रही है दिस विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। सर इस स्लाइड से टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इन आधारों पर। अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा। पहला टेक अवे, तापमान घटेगा बच्चों अगर पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज करेगा तो तापमान घटेगा। पढ़ा भी हम लोगों ने, कारण पढ़ा क्योंकि गैसेस नहीं है वहां पर। और सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मुंबई को याद रखना, गोवा को याद रखना, और सिमिलरली करंट्स को याद रखना। ये चीजें मैंने समझाना चाहा था, है बच्चों। और ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
इसके बारे में, लेकिन एक टॉपिक है छोटा सा, इसे समझा सकता हूं आपको, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो फिर कल कल यहाँ से पढ़ लेंगे आप लोग। आज टाइम ज्यादा हो गया है, ज्यादा लंबी स्लाइड ना बने, यहाँ से कल पढ़ लेंगे। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो समझ में आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।